Hello, good morning students. Our today's topic is alkynes. हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एल्केन एंड एल्कीन्स. हमारे पास ये थर्ड पार्ट आता है एल्काइन. एल्काइन जो है हमारे पास उसका केमिकल जर्नल फार्मूला जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, CnH2n-2, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन एटम 2 अमाउंट कम रहेगा, CnH2n-2. स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो जो हमारे पास एल्काइन होते हैं उसमें हम सब जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कार्बन कार्बन के बीच में. और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारे पास उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. यहाँ पे हम एक जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन है इथाइन, उसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड रहेगा. यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कितने रहती है, 120 पिकोमीटर. और ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर स्ट्रक्चर होगी. बॉन्ड एंगल कम आउट टू बी 180. और यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑब्वियस सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर. 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाती है. कार्बन कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि जो ये पी एक्स और पी वाई एक्सिस हैं हमारे पास, ये दोनों अलग अलग यानी कि एक्सिस पे हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अगर दोनों ही एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो ऐसे स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेता है हमारे पास. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन. जैसे मैंने एल्केन और एल्कीन में नोमेनक्लेचर इतना ज़्यादा नहीं करवाया है क्योंकि हम पिछले चैप्टर में कंप्लीट नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा. अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो बेटा आप इसमें से पूछ सकते हो. सिंपली इसमें बस एक चीज़ ये है कि जब भी हम एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, इनके IUPAC नेम लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे YNE अटैच करना है. तो यहाँ पे हम प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या यूज़ करेंगे, आइन. और अगर डबल बॉन्ड रहते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो हम डाई आइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो ट्राई आइन का यूज़ करते हैं. जो सबसे फर्स्ट हमारे पास इथाइन होता है, इसका कॉमन नेम आप जरूर याद रखोगे, एसिटाइलिन. ये हमारे पास कौन सी गैस होती है, एसिटाइलिन गैस. सेकेंड वन इज मिथाइल एसिटाइलिन गैस. ये हमारे पास एसिटाइलिन गैस. और इसी तरह इथीन जो होती है उसे हम इथाइलिन गैस बोलते हैं. इथाइलिन मीन्स इथीन है, एसिटाइलिन मीन्स हमारे पास इथाइन गैस है हमारे पास. नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इन एल्केन. तो एल्केन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकती है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है. तो पोजीशन आइसोमेरिज्म आप सब जानते हो, दिस अराइज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप. तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ब्यूट 1 आइन यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, और यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है. तो ये हमारे पास पोजीशन वाइज एक दूसरे से ये जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफ़र हैं. तो यहाँ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएगी. सेकंड चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. दिस इज पेंट 1 आइन एंड दिस वन इज 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन. तो ये आइसोपेंटाइन भी हम इसे सिंपली जो कॉमन नेम होगा उसके अंदर बोल सकते हैं, आइसोपेंटाइन. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. हमने ट्रिपल बॉन्ड में देखा था, ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास किस किस के साथ आइसोमेरिक होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होता है ये हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ और एलीन के साथ. इनको हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं, एलीन्स होते हैं. आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है बेटा ये. ब्यूट 1 आइन 1,3 ब्यूटाडाइन मीन्स 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये फर्स्ट पे और थर्ड पे डबल बॉन्ड है हमारे पास. एंड
but 1,2-diene। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ किस में होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होंगे। नेक्स्ट वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड वाले साइक्लिक कंपाउंड हमारे ये एक दूसरे के साथ आइसोमर में होते हैं। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारे पास स्पाइरो वाले कंपाउंड होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड आर ऑल्सो आइसोमेरिक विद एल्काइन। वो किसी भी बुक में नहीं दे रखा है आपको, ठीक है, हायर लेवल की बुक में ही मिलेगा। जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं वो भी इनके साथ किस में होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस में इन्होंने दिया है, हम दो तरह से एल्काइंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज terminal alkyne and second is non-terminal alkyne. So in terminal alkyne the ट्रिपल बॉन्ड इज एग्जिस्ट ऑन द टर्मिनल पोजीशन। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास वो ऐसे टर्मिनल पोजीशन पे ही एग्जिस्ट करेगा। नॉन टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल पोजीशन को मिड में कहीं पे भी हो सकता है ये ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास, तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल एल्काइन। Next is method of preparation of alkynes. So how can we prepare alkynes? First one is by the action of water on calcium carbide. So हम किससे प्रिपेयर करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवा देते हैं हम वाटर के साथ। सो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम ये हमारे पास लैब मेथड भी होता है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे प्रिपेयर करेंगे हम इसे, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। CaCO3 इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ब्रेक कर जाते हैं लाइम को हम। सो इससे हमें क्विक लाइम मिल जाएगा। क्विक लाइम को हम फिर फर्दर कार्बन के साथ दोबारा से फिर काफ़ी हाई टेम्परेचर पे 2275 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसे हीट कर देते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें से रिमूव हो जाती है। सो ये मेथड है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर करने का। अब इसको प्रिपेयर लैब के अंदर करते कैसे हैं, तो हमारे पास ये एक हमारे कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। सो कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम यहाँ पे सैंड की एक लेयर डाल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड हम प्लेस करते हैं और वाटर इसमें से हम इसके अंदर प्लेस करवा रहे होते हैं, ठीक है। वाटर इसके अंदर डाल देते हैं। सो वाटर इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हमें एसिटाइलिन गैस मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास इसमें एसिटाइलिन गैस कलेक्ट करने से पहले ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू हम एसिटाइलिन गैस को कलेक्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस जो ये गैस है हमारे पास प्रोड्यूस हुई है उसको एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन और ब्लीचिंग पाउडर सस्पेंशन में से पास करवाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे पास एसिटाइलिन गैस होती है, जो कैल्शियम कार्बाइड है हमारे पास, वो प्योर नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो इम्प्योर होता है। किस किस चीज़ की इम्प्योरिटी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है और फॉस्फिन की इम्प्योरिटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बाइड। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसे जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये अपने साथ डिज़ोल्व कर लेता है और जो हमारे पास फॉस्फिन गैस है उसको ब्लीचिंग पाउडर सस्पेंशन जो है अपने साथ डिज़ोल्व कर लेगा। तो यहाँ पे हमें प्योर एसिटाइलिन गैस जो है, इथाइन गैस जो है वो यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलोएल्कीन्स। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सो ये 1,2-डाइब्रोमो इथेन है हमारे पास। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, 2 ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक के साथ करवाई। तो बेटा यहाँ पे ज़रूर आपको याद रखना पड़ेगा कि हम ये एल्कोहलिक यूज़ कर रहे हैं या एक्वस यूज़ कर रहे हैं। अगर ये एक्वस होगा तो क्या होगा, 2 ऑफ KBr रिमूव हो जाएगा और दोनों जगह एक एक OH आ जाएगा।
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे एसिटाइलिन नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अल्कोहलिक यूज़ किया इसको, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, सॉरी, इससे हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन CH2 से और एक ये ब्रोमीन HBr रिमूव हो जाएगा, फिर एक ब्रोमीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। सो ये बीटा एलिमिनेशन होती है, तो ये इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये नेक्स्ट वाला बीटा। सो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। सो ये हमारे पास इस तरह से 2 ऑफ HBr या जो भी हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाते हैं, और ये किस में चेंज हो जाएगा, CS ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पोटेशियम भी अवेलेबल है, तो ये KBr और वाटर के अंदर इसे कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारे पास HBr बनेगा वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट आ जाते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन है। सो नेक्स्ट इन्होंने क्या दिखा रखा है, ये इसी रिएक्शन को इन्होंने इस तरह से करके दिखा रखा है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, CS2 डबल बॉन्ड CHBr KBr बन गया, वाटर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर रिएक्शन करवाई, एसिटाइलिन बन गया, एक KBr वाटर मॉलिक्यूल फिर बन गया। तो ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलो एल्कीन। So the next method of preparation is by the dehalogenation of tetrahalides. So हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो टेट्राहेलाइड्स में क्या होंगे, हमारे पास 4 हेलोजन एटम हमारे यहाँ पे अटैच होंगे। सो ये कंपाउंड आप देख पा रहे हो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। दिस कंपाउंड इज 1 1 1 पे 2 बारी ब्रोमीन है, 2 पे भी 2 बारी ब्रोमीन अटैच है। सो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करवा देते हैं। तो जिंक क्या करता है, ब्रोमीन को रिमूव कर देता है। ZnBr2, एक जिंक जो है एटम है वो 2 ब्रोमीन को रिमूव कर देगा, फिर नेक्स्ट जिंक एटम इन 2 ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से ये 2 ब्रोमीन भी चले गए, ये 2 ब्रोमीन भी चले गए। तो एक ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाता है, दूसरा ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्रोमीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, दूसरा यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और आ जाएंगे, एक एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बॉन्ड और हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये एसिटाइलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज अवर थर्ड मेथड बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। डीहेलोजिनेशन किसकी हेल्प से करवाएंगे, जिंक मेटल की हेल्प से करवाएंगे। नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी 3 हेलोजन एटम अटैच होते हैं उन्हें हम हेलोफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे क्लोरीन अगर अटैच होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन अटैच होगा तो ब्रोमोफॉर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाता है, CSCl3। सो दिस वन इज द क्लोरोफॉर्म, ठीक है, 3 क्लोरीन एटम आ गए। अब इसकी 6 ऑफ सिल्वर के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं, हीट कर देते हैं सिल्वर को इसके साथ। सो 6 ऑफ AgCl, 6 सिल्वर यहाँ से और 3 क्लोरीन यहाँ से, 3 क्लोरीन यहाँ से, ये भी 6 हो गए। सो 6 ऑफ AgCl ये रिमूव हो जाएगा हमारे पास, और इसमें रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा हमारे पास, CH, यहाँ पे भी CH, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। सो ये इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। इसी तरह आप आयोडीन के साथ भी ये सिल्वर की रिएक्शन करवा के, आयोडोफॉर्म के साथ भी सिल्वर की रिएक्शन करवा के इसके कन्वर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो मैंने आपको बेटा फर्स्ट जब हम एल्केन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है ये हम तीनों के अंदर पढ़ेंगे। एल्केन भी प्रिपेयर होते हैं, एल्कीन भी प्रिपेयर होते हैं, एल्काइन भी प्रिपेयर होते हैं। जस्ट इसमें हमें क्या याद रखना होता है, जो हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट हम ले रहे हैं वो हमें याद रखना होता है। तो फर्स्ट वाले जो हमारे पास कंपाउंड था उसमें हम सोडियम या पोटाशियम
ऑक्सलेट या एसिटेट आयन ले लेते हैं। सो सेकंड वाले में हमने एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक सिंगल बॉन्ड था, CH2 था और COK, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, पोटाशियम मैलेट आ जाता है। बस ये रिएक्टेंट आपको याद रखना है, दिस वन इज पोटाशियम मैलेट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड COOK, यहाँ पोटाशियम की जगह सोडियम भी हो सकता है। सो दिस वन इज कॉल्ड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सो इसमें हम वाटर ऐड करवाएंगे, वाटर ऐड करने के बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे एसिटाइलिन गैस मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हमारे पास कंपाउंड आ जाएंगे। तो जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगी। जो ये हमारा कंपाउंड है इसका पहले आयनाइजेशन हो जाएगा। सो CHCO नेगेटिव आयन डबल बॉन्ड CHCO नेगेटिव आयन। सो ये हमारे पास मैलेट आयंस आ जाएंगे। सो ये हमारे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, एनोड पे ये क्या करेंगे, ये 2 हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, एक फ्री रेडिकल ये बनना चाहिए, एक फ्री रेडिकल ये बनना चाहिए। इसके बाद ये फ्री रेडिकल डिसोशिएट हो जाता है, एक CO2 गैस मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक CO2 गैस मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये CO2 रिमूव हो गए, एक फ्री रेडिकल ये बन गया, एक फ्री रेडिकल ये बन गया। तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड पहले से है, एक बॉन्ड और बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, तो ये एसिटाइलिन गैस हमारे पास बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इन चारों में से पहले 2 हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास आ गए। हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है आप सब जानते हो, कैथोड पे 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट रिएक्शन हम करवा देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करना होता है। अब ये इलेक्ट्रिक आर्क क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होती है जिसमें हम हाई सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, 3270 केल्विन टेम्परेचर। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को इसमें से जब पास करवाया जाता है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एसिटाइलिन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम ये स्टीम ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन इसमें से पास करवाते हैं। नेक्स्ट है इज जो हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमारे कार्बन के ही हम यूज़ करेंगे। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन से अब हम क्या करते हैं, हायर जो हमारे एल्काइन है वो हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, एसिटाइलिन लेंगे, उसकी सोडियम NaNH2, ठीक है, सोडियम एजाइड हमारे पास होते हैं, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं। तो यहाँ से ये किस में चेंज हो जाता है, सोडियम एसिटाइलाइड के अंदर चेंज हो जाता है और यहाँ पे साथ में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसने इसको NH2 को एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया। तो अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो ये रिएक्शन इसके एसिडिक नेचर को बता रही है। मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है तो एसिडिक नेचर हुआ। इससे इस रिएक्शन से हमें समझ में आता है कि जो एसिटाइलिन गैस है हमारी वो कैसे नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन में से सिर्फ एल्काइन ही हमारे पास कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं। NaNH2 लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि आइस कोल्ड सोल्यूशन लेना होगा हमें। लिक्विड अमोनिया के लिए आइस कोल्ड सोल्यूशन लेना होता है। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम एसिटाइलाइड। अब इसकी रिएक्शन किसी भी एक RX वाले ग्रुप के साथ करवा दो। R मीन्स ये हमारे पास कार्बन और X कोई भी हेलोजन, फ्लोरो क्लोरो आयोडो, ठीक है, कोई भी एक हम यहाँ पे हेलोजन ले लेंगे। तो इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। इसमें से हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है NaBr इसमें से रिमूव हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड इसमें से रिमूव हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इथाइन से स्टार्ट किया था, 2 कार्बन एटम से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन एटम वाले
प्रोपाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह दूसरी साइड भी हम ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, तो ये इस साइड भी हमारे पास लॉन्गर चेन बन जाएगी। तो कोई भी आर ग्रुप लेके कितनी भी हायर चेन वाला एल्काइन जो है हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्मिनल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन टर्मिनल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्काइन के। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन में सबसे फर्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिकल स्टेट के बारे में। सो फर्स्ट 3 मेंबर हमारे पास मैंने जैसे पहले भी बताया था एथीन वाले केस में भी कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो 1 कार्बन एटम से हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम से या 1 कार्बन एटम से हमारे पास चेन स्टार्ट नहीं हो सकती है, एल्काइन हम नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम हमें चाहिए। सो फर्स्ट हमारे पास जो एल्काइन होगा वो क्या होगा, इथाइन, एसिटाइलिन गैस ही रहेगा, 1 कार्बन एटम्स के साथ पॉसिबल नहीं है। सो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये फर्स्ट 3 मेंबर जो होंगे इस फैमिली के वो गैसेस रहेंगे। नेक्स्ट 8 मेंबर जो होंगे वो लिक्विड होंगे और हायर मेंबर क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे, वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। तो यहीं से हमें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे भी हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग रहेगा। स्मेल जो इथाइन होता है हमारे पास, जो प्योर अगर हमारे पास एसिटाइलिन है तो उसमें तो कोई वो नहीं होता, स्मेल नहीं होती, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्योरिटी की वजह से उसमें गार्लिक लाइक ऑर्डर आ जाता है। कैसा ऑर्डर होगा उसमें, गार्लिक लाइक ऑर्डर। सो ये फोस्फिन की इम्प्योरिटी रहती है, ठीक है, गार्लिक स्मेल आ जाती है उसमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें हम चेक कर सकते हैं। सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, मोलिकुलर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। सोलिबिलिटी, सारे के सारे जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर के अंदर कैसे रहेंगे, इनसोल्युबल रहेंगे, वो वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, कभी भी सोल्युबल नहीं होंगे। बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर वो सोल्युबल हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेंसिटी। सो जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं दे आर लाइटर देन वाटर। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन एंड एल्कीन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास एल्काइन है वो इस एल्कीन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी।